छुट्टी वाले दिन मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर लोगों को ये शपथ दिलाई है, ये संविधान की शरेआम धज्जियां उड़ाई गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले जगन्नाथ पहाड़िया ने क्या कुछ कहा है उसे सुनते हैं। गवर्नर का कर्तव्य है, विधान के अनुसार विधानसभा जो पास कर देती है उसको दस्तखत करने होते हैं। इस पर विचार खूब किया मैंने, खूब लोगों से पूछताछ की और आज मैं ये उसके ऊपर कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि चलते चलते कोई कंट्रोवर्सी की बातें अब तक नहीं की, मैं पैदा नहीं करना चाहता। मैं आशा करके चलता हूँ कि उसी भावना को लोग पहचानेंगे जिसकी तरह से ये बिल मेरे सामने पेश किया गया। ये जाने से पहले स्टेटमेंट दिया है जगन्नाथ पहाड़िया ने, और इसके बाद जब इन कमिश्नर्स को शपथ दिलाई गई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने चंडीगढ़ में। क्या बातचीत हुई है सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जो प्रदेश में राजनीतिक हालात इस वक्त चल रहे हैं और जिस तरीके से हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री धड़ाधड़ अपने लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं तमाम आयोगों में या इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप पर, उसमें इनका क्या मानना है। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में लगातार ये कवायद शुरू हुई। 23 जुलाई को बैठक हुई थी स्टैचुरी कमेटी की और लगातार लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। इस पूरी कवायद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा कार्यकाल मिला। हरियाणा की जनता ने उनको 10 साल का समय दिया। 10 साल में वो मस्ती करते रहे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उनको एक असुरक्षा की भावना सता रही है और जाते जाते अपने यारे प्यारों को, अपने ओएसडी को, रिश्तेदारों को सारी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके, अब कल देखिए कितनी बड़ी घटना है। कल नए राज्यपाल महोदय ने शपथ समारोह लिया, हम भी थे, वो भी थे, और ठीक आध घंटे बाद अपने कमरे में बुला करके और सारी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके ओथ दिला दी। बंद कमरे में प्रदीप काशनी हिम्मत वाले आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने इसके बाद इतराज किया। मैं वही कह रहा हूँ जो आप सवाल उठा रहे हैं। अब उनके खुद सिपह सलार जो रहे हैं, आला अधिकारी हैं, प्रदीप काशनी सेक्रेटरी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, वो इस तरह के सवाल उठाएं तो कहीं ना कहीं बात इसका मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर है। नहीं, बहुत गंभीर है। अशोक खेमका ने इस तरह के सवाल उठाए थे रॉबर्ट वाड्रा के मामले में। प्रदीप काशनी ने अब बहुत उचित समय पर एक सही संविधान सम्मत बात की है, हम उनका आदर करते हैं। और कल हम महामहिम राज्यपाल महोदय को इन सारी विसंगतियों के लिए मिलने वाले हैं। रामविलास जी, राजनीति पर थोड़ी बात कर लेते हैं। आज अमित शाह जी ने कुलदीप बिश्नोई जी को बुलाया हुआ है दिल्ली में। क्या हम माने फाइनल जजमेंट ऑन योर कोलिशन आने वाला है? कुलदीप जी बिश्नोई हमारे पार्टनर हैं। वो कई दिन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह से समय मांग रहे थे, अब उन्होंने मिलने का किया है। बीजेपी हज का गठबंधन 3 साल पुराना है। लोकसभा के चुनाव में एक जनादेश आया है। आगे बढ़ते हैं। डीपी कौशिक जी, आप बता रहे हैं कि जो कुछ भी सीएम साहब ने किया है अच्छा ही किया है। धारा 15(6) के भी खिलाफ है ये पूरा मामला। कैसे, मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको बोलना है। इंफॉर्मेशन कमीशन में उच्च स्तरीय कमेटी ने लीडर ऑपोजिशन की सहमति लिए बिना रिटायर्ड आईएएस शिवरमन गौड़, रेखा रानी और विजय कुमार नरूला की सिफारिश की थी। रेखा रानी प्रिंसिपल थी जो ग्रुप बी श्रेणी का पद है। इस तरह सीएम की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति की सिफारिश आरटीआई एक्ट की धारा 15(6) का उल्लंघन है। कहां पे जायज किया है सीएम साहब ने? देखिए मनीष जी, मैं जिस बात पे आप मुझे कह रहे हो बोलने के लिए, अगर गवर्नर साहब से मैं तो उसी बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर वो ऑथराइजेशन किया है तो उन्होंने मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है। अगर अपोजिशन को लगता है वो गलत है या लोगों को लगता है गलत, तो उसको देखिए हम भी
एक लोगों के उसमें पार्टनर हैं, जो उन्होंने गलत लगता है तो अब उसको चैलेंज करेंगे लोग। उमेश कौशिक जोशी साहब, जो चैलेंज करेगा उसको। कौशिक साहब, मेरा मानना यह है कि आप हर चीज को कोर्ट तक खींच के ले जा रहे हैं। आपको ये पता है कि आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले आपकी जो सरकार थी वो दल बदल के सहारे बनी, खरीद फरोख्त के सहारे बनी, और हजका के जिन 5 विधायकों के साथ आपने सरकार चलाई, 5 साल से आज तक उनका कोई फैसला नहीं हो पाया लगातार। इसी तरीके से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक नया मुद्दा उछालकर आपने हरियाणा के अंदर वो मामला भी अब कोर्ट में जा चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कोर्ट है, जिनका हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, उनके ऊपर भार पहले ही इतना ज्यादा है कि हाईकोर्ट में 15-15 साल तक मामले पेंडिंग रहते हैं। उन्हीं कोर्टों को क्या अब सरकार भी उन्हीं को चलानी पड़ेगी? क्या न्यायालयों को सरकार चलानी पड़ेगी? कोर्ट तो हमारे नहीं है। आपकी कोर्ट में फैसला देखिए, मेरी बात पूरी सुनिए कौशिक साहब। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए इस तरीके के फैसले ले रहे हैं, लगातार इस तरीके के वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां आते हैं वो एक ही बात कह देते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में जाइए। क्या हर बात के लिए हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा? और अगर ये सरकार भी कोर्ट ने चलानी है तो फिर सरकारों की जरूरत क्या है? नहीं, आप कोर्ट के ऊपर कितना भार डालना चाहते हैं? आप कोर्ट अपने आप में कोर्ट बहुत जनता के complete हितों सवाल है ये। देखिए, बहुत कंप्लीट सवाल है ये। नहीं, जहाँ तक सरकार का सवाल है सर, सरकार के पास अच्छे अच्छे अधिवक्ता होते हैं, चीफ जस्टिस भी होते हैं, बात करके कोई भी डिसीजन लिया जाता है, संविधान के अंदर लिया जाता है। ये नहीं होता कि इससे आगे आप बोल नहीं पाएंगे। अरे सर मैं अभी मनीष जी, आपने धारा 15(6) का जिक्र किया है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि धारा 13(6) राइट टू सर्विस कमीशन, राइट टू सर्विस एक्ट, धारा 13(6) का भी इसमें उल्लंघन हुआ है। 13(3) का, 15(6) के साथ साथ 13(3) का भी इसमें उल्लंघन हुआ है। 13(3) के खिलाफ है, मैंने पहले बता दिया है। सर्च 13(3) और कमेटी के 15(6) दो धाराओं की बात है। और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ की आबादी को, इस जनता को मुख्यमंत्री दिन में और रात में लगातार ये समझ रहे हैं कि शायद ये जनता को मैं मूर्ख बना लूं, वो अपना आगे उनको दिख रहा है। चलिए, उसका भी संदर्भ है। उमेश जोशी जी, जिस धारा की बात यहाँ पे अग्रवाल साहब कर रहे हैं, राइट टू सर्विस कमीशन, कमिश्नर की नियुक्ति एक धारा 13(3) के खिलाफ है। नियुक्तियों के लिए बनाई गई सर्च कमेटी ने डॉक्टर अमर सिंह के नाम की सिफारिश ही नहीं की थी। एक्ट के मुताबिक 2 सदस्य रिटायर्ड आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्तर के या इसके समकक्ष होने चाहिए, जबकि डॉक्टर अमर ज्वाइंट कमिश्नर ईटीसी पद से रिटायर हुए हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के हैं। सेकंड सर, एक चीज और जोड़ो कि उनकी वाइफ दया चौधरी जी हाई कोर्ट में जस्टिस हैं। वो हाँ, आप इस पूरे मामले में हम पहले भी कह चुके हैं कि नियमों का सरासर उल्लंघन हुआ है। ये तो सर धाराओं की बात हो रही है। और सबसे बड़ा जो है ना एंटी क्लाइमैक्स इस पूरे मामले का ये है कि चीफ सेक्रेटरी एससी चौधरी ये कह रहे हैं कि कोई काम इलीगल नहीं हुआ है, जबकि ये धाराएं वो भी पढ़ सकते हैं। आईएएस अफसर हैं और 1 तारीख को वो चीफ कमिश्नर बनने जा रहे हैं, लेकिन उनको इतना समझ में नहीं आता है कि धाराओं का उल्लंघन कैसे हुआ है, ये भी उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारी जो है मर्यादाओं को तोड़ करके, एक तरफ रख करके सारे काम किए हैं, और ठीक वैसे ही काम किए हैं जैसे किसी व्यक्ति को अगर ये बता दिया जाए कि भाई आपकी उम्र केवल 27-28 अक्टूबर तक है, तो वो कहेगा कि आनन फानन में लड़का देखकर लड़की के हाथ पीले कर दो और फला बच्चे का जो है कोई दुकान करवा दो, उसको सेटल कर दो, क्योंकि मेरा तो अब अंतिम समय आ गया है। ठीक उसी शैली में इन्होंने ये सारा, आप बताइए, अब कमीशन बनाने की भी इनको अभी याद आई है कि फूड कमीशन बनाया है, राइट टू सर्विस कमीशन बनाया है, आरटीआई के कमिश्नर नियुक्त करने की बात शिवरमन गौड़, उनको पता था कि एडवाइजर बनाया है, जब मैं नहीं रहूंगा तो इसको उठा करके कहीं भी फेंके, तुरंत निकाल देंगे, दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देंगे। इसलिए कुछ ऐसा काम करके पद आगे कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो कंटिन्यू हो ही नहीं सकता एडवाइजर का पद। तो इनको ऐसा पद देकर जाओ कि कम से कम 5-6 साल ये आराम से गुजार सके। तो प्रोफेसर वीरेंद्र ने पूरे मतलब कार्यकाल में जिस तरह से उनको मक्खन लगाया है, चमचागिरी की है, पूरी दुनिया जानती है, तो उसका कुछ तो रिवार्ड देंगे। और ऐसी महिला को जो अपनी ड्यूटी में कभी वो नहीं रही, रेगुलर नहीं रही, ईमानदार नहीं रही,
उसको आपने इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया। मुझे लगता है कि उन्हीं को एप्लीकेशन दी जाए और ये इंफॉर्मेशन मांगी जाए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कि आप बताइए आप अपनी नौकरी पर कितने दिन रहीं और कब कब आपने ड्यूटी की, कितने दिन की, तो पता असलियत का पता लगेगा। और ये पूछा जाए उनसे कि साहब इस सरकार ने किन किन नियमों का उल्लंघन किया है और खासतौर से आपके मामले में किन किन नियमों का उल्लंघन किया है, वो तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना। तो ये परतें तो खुल गई सर यहाँ पे डीपी कौशिक जी, और इन सारी बातों को दम इस बात से और मिलता है कि ये सारा कुछ बंद कमरे में हुआ, मीडिया से इन सारी बातों को छुपाया गया। क्यों छुपाया गया? हम मानते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं इसको आप बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने कानून की बारीकी को देखा है, आपके सीएम साहब बहुत अच्छे जानकार हैं, लॉयर हैं, उनके साथ एससी चौधरी जी हैं, IAS ऑफिसर हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम जो बोल रहे हैं वो किनारे करिए, ये बताइए कि इस बारे में बातें सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? नहीं, बातें आप लोगों ने खुद बोला जी, 4 दिन पहले मीडिया बात कर रहा था, इसका मतलब मीडिया को पता था, मीडिया को पता था ना सर ये चीज होने वाली है। मीडिया से नहीं साहब, मीडिया के नहीं सोर्सेस पता था। और अगर देखिए, अगर गवर्नर साहब ने कोई लेटर दिया तो उसके बारे में मीडिया को पता है, के बारे में ये बातें बाद में कहां से आ गई सर? कौशिक सरकार दबा क्यों रही थी? सरकार ने कोई भी मीडिया के अंदर प्रेस नोट नहीं दिया, मीडिया के अंदर कोई रिलीज नहीं किया कि फला आदमी को बढ़ाया जा रहा है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप इनवाइट करते हैं, गवर्नमेंट को लुक छुप के ये काम करने की जो जरूरत क्यों पड़ी, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देखिए, और ये सारी बातें जब आपस में मिलती हैं ना तो लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, जो बहुत बड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी इस तरह से बौखलाहट हो गए हैं, उसके बाद नियुक्तियां करना, रद्द करना। आप देखिए, 5 मंत्रियों के ऊपर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध कर दिए हैं, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। आप इस सरकार से अब क्या लोग उम्मीद करेंगे? जाती हुई सरकार, वो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही, उस टाइप से सरकार ये चाह रही है किसी भी तरह से हमारे आदमी को एडजस्ट कर दे। और एडजस्ट कौन हो रहे हैं? रिटायर्ड IAS। अब देखिए, जिनको एडजस्ट किया है कोई भी आदमी इस टाइप का नहीं जिन्होंने मलाई ना खाई हो। पिछले 10 सालों से जिस तरह से जनता को लूटा है, उसका परिणाम तो आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया है। मित्तल साहब, ये जो आदमी है क्या 10 साल से नौकरी कर रहे हैं? इससे पहले नहीं थे कहीं पे? 10 साल से पूछना चाह रहा था। 10 साल के लिए इन्होंने कौशिक शिरोमणि गौड़ जी हेल्थ डिपार्टमेंट में एडवाइजर रिटायरमेंट के बाद लगे। आप जो कह रहे हैं 10 साल से मलाई खाई है, अगर उन्होंने मलाई खाई तो भुगतेंगे। आपको लगता है? पूरा हरियाणा जानता है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह केवल चमचागिरी करके मुख्यमंत्री। सर, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर चमचागिरी क्या उनका काम है? वो बोलने का पता नहीं, बोलना काम नहीं है। आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं पता एक पॉलिटिकल एडवाइजर है, उसका काम क्या है? क्या काम है? कौशिक साहब, कोई काम नहीं है। पॉलिटिकल ज्ञान देना उनका काम होता है, उनकी मिसेज को लगाना। और पूरे हरियाणा में अंदर कोई एजुकेटेड, कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं था सूचना आयुक्त लगाने के लिए। उनकी लड़की, उनको लगाना, शिवरमन गौड़ जी को लगाना, हरियाणा हाई कोर्ट जस्टिस के हस्बैंड को लगाना, ये इससे सिद्ध होता है आने वाले समय उन्होंने कैसी एडवाइस दी है, इसलिए वो अपने बचाव के लिए इस टाइप का काम कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि वो कैसे पॉलिटिकल एडवाइजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट है इसमें जिस पे हमें चर्चा करनी होगी। जब इतनी विसंगतियां सामने आ रही हैं, इतना गड़बड़ हमारे सामने आ रहा है, जाहिर बात है कि इसको चुनौती दी जाएगी। चुनौती देने के बाद ये पद अपने आप में कब तक दुरुस्त हैं उमेश जोशी जी? ऐसा है कि क्या प्रक्रिया हो सकती है आगे? प्रक्रिया तो देखिए, अगर इस पूरे मामले में PIL दाखिल की जाए तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जी। और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या ये संविधान सम्मत काम हुआ है या संविधान के खिलाफ हुआ है जी। अगर संविधान के खिलाफ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इसे रोक सकता है जी। अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इसकी लंबी प्रक्रिया है फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ सरासर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, सीधे हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन उसमें भी लंबा प्रोसीजर है उमेश जी। नहीं, देखिए प्रोसीजर लंबा है, लेकिन एक सीधा रास्ता है ये।
बाकी रास्ते आप पुनर्विचार मेरे निकल ख्याल सकते से हैं, पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। गवर्नर को विपक्ष के नेता हमारे मिल रहे हैं, रामविलास जी शर्मा, कल उन्होंने जो मैं पढ़ रहा था, क्या ये गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आता है कि इन नियुक्तियों को लेकर वो मुख्यमंत्री से बात करें? हाँ, मुख्यमंत्री पुनर्विचार के लिए लिख सकता है कि भाई इस टाइप से। लेकिन उसके बाद अगर मुख्यमंत्री ने उसे खारिज कर दिया, फिर गवर्नर के पास कौन सा कोर्ट का सहारा लेना मुख्यमंत्री पड़ेगा। खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जब शपथ दिलाई है तो वो कैसे कह सकता है कि मैंने गलत लोगों को शपथ दिलाई है? मैं सारा मामला ये नहीं हो सकता। आप ही बताइए, गवर्नर ने अगर परमिशन दी है तो फिर वो चैलेंज किसको क्या जोशी साहब, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। वो दोबारा उसमें कैसे जाएगा? कौशिक जी, परमिशन जब रिजेक्ट हो जाती है, जब नया गवर्नर शपथ ले लेता है, उसके बाद तो जितने भी लेटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाते हैं। दो तीन दिन पहले कैसे हो जाएंगे कैंसिल? शपथ तो बाद में लिए ना आप, मनीष जी, के पास तो लेटर रिजाइन नहीं हुआ। मैं इसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जिस तरीके से राज्यपाल के सचिव IAS अधिकारी प्रदीप कासनी जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस लेटर के अंदर एक ऐसी लाइन है जो मैंने लिखी ही नहीं है। उनके जब राज्यपाल का सचिव ये कह रहा है कि मैंने एक लाइन ऐसी है जो मैंने लिखी ही नहीं है, अगर वो गलत बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है, ये सीधा ये आरोप है, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं उस IAS अधिकारी के खिलाफ FIR लॉन्च कराते? अगर मुख्यमंत्री मानते हैं कि ये लाइन वहां से लिखकर आई है और ये अधिकारी गलत बोल रहा है, तो वो उनके खिलाफ या तो FIR दर्ज कराएं, या राज्यपाल को मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए कि आपने मेरे विभाग के ऊपर उंगली कैसे उठा दी। दिनेश जी, मुख्यमंत्री ने तो अपनी सारी मुख्यमंत्री का काम थोड़ी है नैतिकताएं, इसका काम है, अगर वो उसका काम है। नहीं, जब गवर्नर का सचिव इस बात का सीधा आरोप लगा रहा है कि इस चिट्ठी में एक लाइन ऐसी है जो उन्होंने यहां से लिखकर ही नहीं भेजी, ये आरोप सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर है, और मुख्यमंत्री अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए क्यों नहीं उस सचिव के खिलाफ FIR लॉन्च कराते हैं? अपने आप को क्यों नहीं वो साबित करते कि मैं सच्चा हूं? इतना बड़ा आरोप अगर लगा है तो मुख्यमंत्री को इस बाबत सवाल पूछने चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री गवर्नर महोदय जब शपथ ले रहे हैं, उनके शपथ समारोह के आधे घंटे उमेश जी बाद बोले, आप बोले, समय भी बंद बहुत कमरे में इस मामले में एक टिप्पणी करूंगा मैं। हाँ बोले, आप बोले। इसमें मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब दोनों कटघरे में खड़े हुए जनता की। आने वाले समय में 2 महीने के बाद जनता की अदालत में उमेश जोशी जी बोले, आप, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। मनीष जी, एक टिप्पणी मैं जरूर करूंगा कि बीजेपी को इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा वाले मामले में जिस तरह से सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया बीजेपी ने, ऑर्डिनेंस जारी करके एक व्यक्ति के लिए सारे कायदे कानून बदले गए। 28 मई को ऑर्डिनेंस जारी हुआ और 28 मई को ही उस व्यक्ति ने नियम से किया ना। आप देखिए, ऑर्डिनेंस पास करना सरकार के पास ज्वाइन कर लिया। उसका अधिकार के अलावा नहीं गए, अधिकार के खिलाफ नहीं गए। के लिए ऑर्डिनेंस नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं एक व्यक्ति के लिए ऑर्डिनेंस नहीं होता है। आप अपनी बात को अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो डीपी कौशिक अगर जस्टिफाई कर रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं? डीपी कौशिक में मैटर अलग है सर। तो आप लोगों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जल्दबाजी में आप देखिए ना, इतनी जल्दबाजी में कार्य करना, गवर्नर दूसरे शपथ ले चुके हैं, उसके बाद शपथ दिलाना, ये ऑटोमेटिक संवैधानिक हो जाती है। आप कोई भी पावर ऑटोनॉमी, वो पहले देखिए मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त परमिशन किया, विद परमिशन के अगर नहीं कहता विदाउट परमिशन, 5 मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने के बाद, लोकायुक्त ने सिद्ध करने के बाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल हुए डीपी कौशिक जी, मनीष मित्तल जी, दिनेश अग्रवाल जी, उमेश जोशी जी। जनता बहुत होशियार है, जो विरोधाभास उसके सामने है उस पर वो जरूर विचार करेगी। सोचना आपको ही होगा कि संडे को शपथ दिलाने की जल्दबाजी क्या थी, नए राज्यपाल आ गए, उनसे शपथ क्यों नहीं दिलाई गई? ये व्यवहारिक प्रश्न है, इसका जवाब हमें लेना होगा। बाकी जोर जोर से बोलने से कोई चीज सच या गलत नहीं हो जाती है। नमस्कार। वाले दिन मुख्यमंत्री ने घर बुलाकर लोगों को ये शपथ दिलाई है, ये संविधान की शरेआम धज्जियां उड़ाई गई।